कहानी की शुरुआत एक पिता और उसकी बेटी करेन से होती है, जो वीकेंड पर एक ट्रिप पर निकले हैं। पिता अपनी बेटी को खुश करना चाहता है और उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है। हालांकि करेन किसी बात को लेकर उससे नाराज है और पूरी यात्रा के दौरान चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रहती है। उसके पिता उससे बात करके और चुटकुले सुनाकर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह छोटी यात्रा उनके लिए यादगार बन जाएगी। लेकिन सफर के बीच में ही उनकी कार अचानक खराब हो जाती है। नतीजतन उन्हें पास के एक छोटे शहर में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे कार को मरम्मत के लिए एक पुराने गैरेज में छोड़ देते हैं और इंतजार करते समय सड़क के पार एक होटल में जाकर कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। करेन के पिता का सुझाव है कि कार की मरम्मत के दौरान खाली बैठने के बजाय उन्हें कोई मनोरंजक गतिविधि करनी चाहिए। वह एक अखबार उठाता है और घूमने लायक दिलचस्प जगहों की तलाश शुरू कर देता है। वह करेन को कई विकल्प सुझाता है, लेकिन वह उनमें से हर एक को मना कर देती है। फिर उसकी नजर एक एस्केप रूम के विज्ञापन पर पड़ती है। वह करेन को समझाता है कि एस्केप रूम एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और बाहर निकलने के लिए उन्हें पहेलियां और विभिन्न चुनौतियां हल करनी होती हैं। ये सुनकर करेन को तुरंत दिलचस्पी आ जाती है। वह अपने पिता को बताती है कि उसके कुछ दोस्तों ने ऐसा ही खेल खेला था और उन्हें बहुत मजा आया था। इस विचार से उत्साहित होकर वह कहती है कि वह भी इसे आजमाना चाहती है। उसके पिता वेट्रेस को बुलाते हैं और उस एस्केप रूम के बारे में पूछते हैं। एक पल के लिए वेट्रेस बहुत गंभीर हो जाती है और कहती है कि वहां मत जाओ। जो कोई भी अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। यह सुनकर करेन और उसके पिता घबराहट में एक दूसरे को देखने लगते हैं और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वेट्रेस हंस पड़ती है और बताती है कि वह केवल मजाक कर रही थी। वह उन्हें आश्वस्त करती है कि यह एक मजेदार जगह है जिसका बहुत से लोग आनंद लेते हैं। राहत महसूस करते हुए वे एस्केप रूम जाने का फैसला करते हैं। इसी बीच गलती से अपने कपड़ों पर कुछ गिरा लेने के बाद करेन वॉशरूम चली जाती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। वॉशरूम में एक बेचैन कर देने वाली शांति छा जाती है। तभी उसे पास से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बेचैनी महसूस करते हुए वह धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाली होती है, अचानक वेट्रेस बाहर निकल आती है। उसी समय करेन अपने पिता को उसका नाम पुकारते हुए सुनती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। इसके तुरंत बाद वे एक कार किराए पर लेते हैं और एस्केप रूम की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे सड़क पर आगे बढ़ते हैं, आसपास का वातावरण तेजी से सुनसान होता जाता है। आखिरकार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां हवा में पूरी तरह सन्नाटा घुला होता है। उनके सामने खड़ी इमारत देखने में बहुत अजीब लग रही थी। इसकी दीवारें टूट गई हैं, पेंट उखड़ रहा है और ऐसा लगता है मानो इसे सालों से छोड़ दिया गया हो। वे अंदर कदम रखते हैं और करेन के पिता जोर से चिल्लाते हैं कि क्या यहाँ कोई है। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तभी एक युवती आती है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करती है। वह कहती है कि मैं इस खेल की मेजबान हूँ। वह उन्हें एक कमरे में ले जाती है। अंदर 3 अन्य प्रतिभागी पहले से ही इंतजार कर रहे हैं, जो चुनौती में भाग लेने के लिए तैयार हैं। महिलाओं में से एक ने अपना परिचय दिया और कहा कि मेरा नाम मेलानी है और मैं यहाँ अपने पति के साथ हूँ। वह वास्तव में आना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे अपने साथ आने के लिए मना लिया। एक अन्य प्रतिभागी ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह एक डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद मेजबान सभी के लिए एक अजीब दिखने वाली चाय लाती है। उस चाय से गाढ़ी भाप निकल रही होती है और उसकी सुगंध भी बहुत अजीब होती है। करेन के पिता को इस पर संदेह होता है और वह शुरू में करेन को इसे पीने से रोकता है। हालांकि यह देखने के बाद कि बाकी सभी लोग इसे बिना किसी चिंता के पी रहे हैं, वह भी चाय पीने का फैसला करता है। फिर मेजबान उन सभी के सामने कुछ अनुबंध पत्र रखती है और उनसे हस्ताक्षर करने के लिए कहती है। दस्तावेजों में लिखा होता है कि हर कोई अपनी मर्जी से भाग ले रहा है और वे इसमें शामिल किसी भी जोखिम के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। हस्ताक्षरित कागजात लेने के बाद मेजबान सभी के मोबाइल फोन ले लेती है। वह बताती है कि ये खेल के नियमों का हिस्सा है। किसी को भी बाहरी दुनिया से संपर्क करने या इमारत के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं है। फिर वह एक प्रोजेक्टर चालू करती है और एक वीडियो चलाना शुरू कर देती है। वीडियो एक ऐसे आविष्कारक की कहानी बताता है जिसने कई असामान्य प्रयोग किए थे। कहानी के अनुसार उसी आविष्कारक ने वह रहस्यमय घर भी बनाया था जिसमें वे अभी मौजूद हैं। तब से कथित तौर पर इसकी दीवारों के भीतर अजीब घटनाएं घटी हैं। कई लोग इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए घर में दाखिल हुए, लेकिन उनमें से किसी को भी फिर कभी नहीं देखा गया। वीडियो समाप्त होने के बाद
मेजबान खेल के नियमों की व्याख्या करती है। वह बताती है कि प्रत्येक कमरे में एक छिपी हुई चाबी होती है और अगले कमरे का दरवाजा तभी खोला जा सकता है जब वह चाबी मिल जाए। चाबी का पता लगाने के लिए प्रतिभागियों को पहेलियां सुलझानी होंगी और पूरे कमरे में छिपे सुरागों को खोजना होगा। वह उन्हें यह भी बताती है कि पूरा खेल केवल 1 घंटे तक चलता है। यदि कोई डर महसूस करता है और जाना चाहता है तो उसे केवल कोड वर्ड वीकेंड कहना होगा और उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ही वह बोलना समाप्त करती है, लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। कुछ ही पलों बाद मेलानी को पास में एक छोटा सा लैंप मिलता है और वह उसे चालू कर देती है। उस समय तक मेजबान वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तभी कमरे के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। तुरंत पूरे समूह में दहशत फैल जाती है। हर कोई कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देता है और हर कोने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता है। उन्हें एक ऐसा सुराग मिलने की उम्मीद है जो उन्हें छिपी हुई चाबी ढूंढने में मदद करेगा। कमरा अजीब प्राचीन वस्तुओं से भरा हुआ है। घबराते हुए मेलानी का पति कहता है कि हमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है, मुझे नहीं पता कि हम यहाँ से कब निकलेंगे। मेलानी उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि यह केवल 1 घंटे की बात है, इतनी चिंता मत करो, बस सुरागों पर ध्यान दो। कमरे की खोज करते समय करेन को एक पुराना कैसेट मिलता है। डॉक्टर उसे बजाने का एक तरीका ढूंढ लेता है। एक अजीब सा गाना बजने लगता है जिसमें बार बार अलग अलग जानवरों के नाम का जिक्र होता है। सभी लोग ध्यान से सुनते हैं और उस गाने और अपने आसपास की चीजों के बीच संबंध ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में उन्हें पूरे कमरे में छिपे हुए कई जानवरों के मुखौटे मिल जाते हैं। गाने में बताए गए क्रम का पालन करते हुए करेन उन मुखौटों को उनकी सही जगह पर रखती है। जैसे ही अंतिम मुखौटा अपनी जगह पर स्थापित होता है, दीवार में एक छोटा सा डिब्बा अचानक खुल जाता है। अंदर उन्हें नंबर वाले ताले से सुरक्षित एक तिजोरी मिलती है। अब उनकी अगली चुनौती सही नंबर खोजना है। इसी बीच मेलानी का पति एक सांप का मुखौटा उठाता है और उसे अपने चेहरे पर रख लेता है। केवल कुछ ही सेकंड बाद उसे अपने एक हाथ में एक अजीब सी सनसनी महसूस होने लगती है। उसे अचानक ऐसा लगता है जैसे उसकी त्वचा के नीचे छोटे छोटे सांप रेंग रहे हों। उसी समय उसकी नजर पास में खड़ी एक महिला की डरावनी परछाई पर पड़ती है। ये खौफनाक दृश्य उसे बुरी तरह झकझोर देता है। वह घबराकर जल्दी से मास्क हटाता है और कांपती आवाज में कहता है कि मेजबान ने जरूर चाय में कुछ मिलाया होगा। वह इस बात पर जोर देता है कि जो वह देख रहा है वह सामान्य नहीं हो सकता। डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि इस जगह पर सब कुछ दिमाग के साथ खेलने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉक्टर पास रखा एक लैंप उठाता है और उसे चालू कर देता है। जैसे ही प्रकाश उस मुखौटे पर पड़ता है, कई छिपे हुए नंबर दिखाई देने लगते हैं। हर किसी को तुरंत एहसास होता है कि यही नंबर तिजोरी का सुराग है। वे तिजोरी के ताले में नंबर दर्ज करते हैं और ताला तुरंत खुल जाता है। अंदर उन्हें एक चाबी मिलती है जिसका उपयोग करके वे अगले दरवाजे का ताला खोलते हैं और दूसरे कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, उनके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर लगा एक टाइमर बताता है कि अब केवल 50 मिनट शेष हैं। यह कमरा पिछले वाले से भी अधिक अजीब लग रहा था। पुरानी घड़ियां हर जगह बिखरी पड़ी हैं और अजीब मशीनों की लगातार आवाजें एक डरावना माहौल बना रही हैं। मेलानी की नजर एक बड़े प्राचीन टेलीफोन पर पड़ती है और वह रिसीवर उठाती है। जैसे ही वह बोलना शुरू करती है, उसे फोन के माध्यम से अपनी ही आवाज सुनाई देती है। वह दूसरों को बताती है कि आवाज बिल्कुल उसकी जैसी है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है कि वह अपने पति को बात करने दे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन सभी के जोर देने पर उसका पति अनिच्छा से रिसीवर ले लेता है। एक खौफनाक आवाज उसे तुरंत चेतावनी देती है कि अभी यह जगह छोड़ दो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। यह संदेश उसे बुरी तरह डरा देता है। जैसे ही वह फोन रखने की कोशिश करता है, वह देखता है कि रिसीवर पर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हैं। अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसके कानों से खून बह रहा हो। डर के मारे वह चिल्लाता है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, ये जगह मुझे पागल कर रही है। दूसरे लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ खेल का हिस्सा है और इसका मतलब केवल डर पैदा करना है, लेकिन वह कुछ भी सुनने से इनकार कर देता है। वह दरवाजे की ओर दौड़ता है और जोर से निकास कोड वीकेंड चिल्लाता है। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल जाता है और एक परिचारक उसे बाहर ले जाता है, जिसके बाद दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर भी कहता है कि वह असहज महसूस कर रहा है और जाना चाहता है, लेकिन मेलानी उसे रोकती है और याद दिलाती है
कि यह केवल एक खेल है और चुनौती समाप्त होने पर वे सभी जा सकते हैं। अब देखते हैं करेन के पिता को, जिन्हें एक पुराना टाइपराइटर मिलता है। वह सभी को देखने के लिए बुलाते हैं। उसी समय करेन की नजर 10:12 पर रुकी हुई एक घड़ी पर पड़ती है। पास में उसे एक रेडियो मिलता है और वह घड़ी पर दिखाए गए समय से मेल खाने के लिए उसकी सेटिंग को समायोजित करती है। अचानक रेडियो पर एक बुजुर्ग आदमी की आवाज बजने लगती है। करेन जो कुछ भी सुनती है उसे ध्यान से दोहराती है और उसके पिता टाइपराइटर पर उन शब्दों को टाइप करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक और सुराग मिलता है जो 11:55 के समय की ओर इशारा करता है। करेन घड़ी को सेट करती है और इसे आधी रात से 5 मिनट पहले के समय पर रोक देती है। जैसे ही घड़ी सही स्थिति में पहुंचती है, एक छिपा हुआ तंत्र सक्रिय हो जाता है और उनकी पहेली सुलझ जाती है। एक गुप्त डिब्बे से एक चाबी नीचे गिरती है। समूह जल्दी से कमरे के चारों ओर मौजूद कई दरवाजों पर चाबी का परीक्षण करता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। आखिरकार वह चाबी एक कोने में रखे भंडारण कैबिनेट को खोल देती है। जैसे ही कैबिनेट का दरवाजा खुलता है, कमरे में मांस के सड़ने की भयानक गंध भर जाती है। अंदर कई पुराने कपड़े लटके हुए हैं और गंध इतनी तेज है कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। उत्सुक होकर करेन अंदर देखने के लिए ध्यान से आगे बढ़ती है। अचानक अंधेरे के भीतर से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। करेन बुरी तरह घबरा जाती है। वह देखती है कि अलमारी के अंदर खेल की मेजबान खड़ी है। वह बुरी तरह घायल नजर आ रही है। उसके पेट में चाकू लगा है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। कांपती आवाज में वह उन्हें चेतावनी देती है कि आविष्कारक घर में प्रवेश कर चुका है। वह कहती है कि वह पागल है और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। मेजबान करेन से आग्रह करती है कि मास्टर कुंजी ढूंढो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। वह चेतावनी देती है कि यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है। जैसे ही वह बोलना समाप्त करती है, अलमारी का दरवाजा अचानक जोर से फिर बंद हो जाता है। यह चौंकाने वाला नजारा हर किसी को डरा देता है। हालांकि मेलानी अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लेती है। वह मानती है कि यह सब आकर्षण का हिस्सा है। मुस्कुराते हुए वह उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करती है और कहती है कि यह बहुत ही असली लग रहा था। यह सुनकर करेन के पिता अपना धैर्य खो देते हैं। वह जोर देकर कहते हैं कि यह कोई नाटक नहीं था, बल्कि सब कुछ बहुत वास्तविक लग रहा था। वह घोषणा करते हैं कि वह इस खेल को तुरंत समाप्त करना चाहते हैं। वह दरवाजा पीटते हैं और बाहर जाने की मांग करते हैं। मेलानी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सुनने से इनकार कर देते हैं। वह चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाएं, कोई जवाब नहीं देता और दरवाजा मजबूती से बंद रहता है। उस क्षण हर किसी को एहसास होता है कि वे वास्तव में एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। मेजबान को घायल करने वाला वह खूंखार हमलावर वास्तव में इमारत के अंदर ही कहीं घूम रहा है। कमरे की दोबारा तलाशी लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि बाहर निकलने वाले दरवाजे का ताला खोलने के लिए वहाँ कोई चाबी नहीं है। वहाँ केवल एक ही संभावित रास्ता दिखाई देता है। दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी खिड़की जैसी खुली जगह है जिसे केवल कोई छोटा और फुर्तीला व्यक्ति ही पार कर सकता है। करेन ही ऐसा करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति है और वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पिता तुरंत इसका विरोध करते हैं, लेकिन काफी बहस के बाद वह बेमन से सहमत हो जाते हैं। अपने पिता और डॉक्टर की मदद से करेन ऊपर चढ़ती है और छेद से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। वह सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह आसपास के कई दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हर एक पर ताला लगा हुआ है। तभी उसे दालान से गुजरती हुई एक युवा लड़की की छाया दिखाई देती है। वह रहस्यमयी लड़की चुपचाप करेन को अपने पीछे आने का इशारा करती है। ये समझ नहीं पाने के कारण कि उसे क्या करना चाहिए, करेन उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगती है। इस बीच उसके पिता दूसरी तरफ से लगातार उसका नाम पुकारते रहते हैं। जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उनकी चिंता बढ़ जाती है। हताश होकर वह एक भारी लकड़ी की वस्तु उठाते हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत है और वह बिल्कुल भी नहीं हिलता। उसी समय वह रहस्यमय लड़की करेन को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। जैसे ही करेन दरवाजे के अंदर कदम रखती है, दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो जाता है। ठीक उसी क्षण उस क्षेत्र में एक और दरवाजा खुलता है जहां उसके पिता मेलानी और डॉक्टर खड़े हैं। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि पूरा घर कमरों और गुप्त मार्गों के एक बहुत ही जटिल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जहां एक दरवाजा बंद होने पर कहीं और दूसरा दरवाजा खुल जाता है। रहस्यमय लड़की करेन को लगातार अपने पीछे चलने का इशारा करती रहती है। भयभीत होने के बावजूद करेन आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार लड़की उसे एक ऐसे अजीब क्षेत्र में ले जाती है जो एक पुरानी और परित्यक्त प्रयोगशाला जैसा दिखता है। टूटे हुए उपकरण और असामान्य मशीनें पूरे कमरे में बिखरी हुई हैं और ऐसा लगता है जैसे कभी वहां भयानक प्रयोग किए गए हों। अचानक अंधेरे में एक खौफनाक आवाज गूंजती है जो कहती है कि गुरु को ढूंढो। करेन ठिठक जाती है और घबराकर चारों ओर देखती है। जैसे ही वह कमरे की
तलाशी लेती है। वह देखती है कि मेज पर एक कपड़े के नीचे कोई शव पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे यह भी किसी प्रयोग का हिस्सा था। वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे वह कपड़ा खींचती है। उसके नीचे का नजारा उसकी चीख निकालने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उस शरीर की हालत बेहद भयावह और खौफनाक है। दूसरी तरफ करेन के पिता मेलानी और डॉक्टर उसकी तलाश जारी रखते हैं। वे एक के बाद एक कई गलियारों में दौड़ते हैं, लेकिन वह इमारत एक भूल भुलैया की तरह है। वे चाहे कोई भी रास्ता चुने, वे करेन को ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते रहते हैं। इसी बीच करेन सावधानी से इमारत के अंदर आगे बढ़ती है। उसे यह देखकर गहरा सदमा लगता है कि जो शव उसने अभी देखा था वह अचानक वहां से गायब हो गया है। जब वह अगले कमरे में प्रवेश करती है तो उसे फर्श पर एक कंकाल पड़ा हुआ मिलता है। उसी क्षण उसे अंधेरे में गूंजती हुई अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जो बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसे कोई जानवर आसपास गुर्रा रहा हो। भयभीत होकर करेन तुरंत दूसरे कमरे में भाग जाती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ ही पलों बाद उस दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगते हैं। डर से कांपते हुए वह दीवार में बने एक छोटे से डिब्बे के अंदर छिप जाती है, जो किसी भंडारण स्थान जैसा दिखता है। कुछ ही सेकंड में वही भयानक आवाजें निकालने वाला शख्स कमरे में दाखिल होता है। उसी समय करेन के पिता मेलानी और डॉक्टर के लिए पास का एक दरवाजा खुलता है और वे तेजी से उसमें से आगे निकल जाते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। अंदर उन्हें दीवार पर लगा एक प्रोजेक्टर और एक अन्य टाइमर मिलता है, जो दिखाता है कि अब केवल 35 मिनट शेष है। इससे पता चलता है कि वह जानलेवा खेल अभी भी जारी है। अपनी बेटी के लिए निराश और चिंतित करेन के पिता गुस्से में उस प्रोजेक्टर को तोड़ देते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें अब इस खेल की कोई परवाह नहीं है और करेन को ढूंढना ही उनकी एकमात्र प्राथमिकता है। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। करेन खुद को एक और भी अधिक खतरनाक स्थिति में फंसा हुआ पाती है। कुछ ही दूरी पर एक गतिहीन शरीर पड़ा है और खौफनाक आवाज वाली वह रहस्यमयी आकृति भी उसी कमरे में कहीं मौजूद है। माहौल लगभग असहनीय हो जाता है। फिर अचानक वह गतिहीन शरीर हिलने लगता है, मानो उसमें फिर से जान आ गई हो। करेन पर डर पूरी तरह हावी हो जाता है और उसे कमजोरी के साथ चक्कर आने लगते हैं। कहीं और डॉक्टर को एक संख्यात्मक कोड वाला एक बंद बॉक्स मिलता है। उन्हें पूरा यकीन है कि इस कमरे में कहीं न कहीं उस बॉक्स को खोलने का सुराग जरूर छिपा होगा। सुराग की तलाश करते समय करेन के पिता कुछ देर के लिए एक नजदीकी क्षेत्र में चले जाते हैं। जब वह चारों ओर देखते हैं तो एक परछाई चुपचाप उनके पीछे से गुजर जाती है और किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। अपने छिपने के स्थान पर वापस करेन बहुत ही डरी हुई हालत में देखती है कि वह हिलता हुआ शरीर धीरे धीरे उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा है। उसकी सांसें अटकने लगती हैं और वह कांपती हुई फुसफुसाती है कि कोई मेरी मदद करो। इस बीच डॉक्टर उस बॉक्स को खोलने के लिए सुराग ढूंढना जारी रखता है। अचानक उसे छत के पंखे पर लिखे कुछ नंबर याद आते हैं जो उसने कमरे में दाखिल होते समय देखे थे। उसे संदेह होता है कि वे नंबर ही कोड हो सकते हैं, लेकिन पंखा इतनी ऊंचाई पर है कि उन नंबरों को स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सकता। वे इसे रोशन करने के लिए प्रोजेक्टर की रोशनी का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर को हिलाया नहीं जा सकता। तभी उन्हें पास में एक दर्पण दिखाई देता है और डॉक्टर को एक तरकीब सूझती है। वे प्रोजेक्टर की रोशनी को दर्पण पर निर्देशित करते हैं और इसे पंखे की ओर प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे संख्याएं तुरंत दिखाई देने लगती हैं। बिना समय बर्बाद किए वे बॉक्स में कोड डाल देते हैं और ताला खुल जाता है। अंदर उन्हें एक और चाबी मिलती है जो अगले दरवाजे का ताला खोल देती है। करेन के पिता और डॉक्टर तेजी से नए खुले मार्ग से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेलानी पीछे रह जाती है। कुछ असामान्य चीज मेलानी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें उसे अपनी ही हरकतें दिखाई दे रही हैं। वह खुद को बार बार उसी कमरे में लौटते हुए देखती है। पहले तो उसे लगता है कि यह कोई पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, लेकिन स्थिति बहुत ही अजीब होने लगती है। हर बार जब वह जाने का प्रयास करती है तो वह किसी तरह वापस उसी स्थान पर पहुंच जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह एक अंतहीन चक्र में फंस गई है। मेलानी के साथ क्या हो रहा है, इस बात से अनजान करेन के पिता अपनी बेटी की तलाश जारी रखते हैं। जैसे जैसे वह डॉक्टर के साथ गलियारों से गुजरते हैं, उनकी निराशा बढ़ती जाती है। क्रोधित होकर वह डॉक्टर पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजने के बजाय उन्हें घर के अंदर ही रहने के लिए मजबूर किया। करेन के पिता को डॉक्टर पर संदेह होने लगता है और वह कहते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें डॉक्टर भी शामिल है। डॉक्टर तुरंत क्रोधित हो जाता है और इस आरोप से इनकार करते हुए जोर देकर कहता है कि घर के अंदर की घटनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस बीच मेलानी उस अजीब टाइम लूप में फंसी रहती है। जैसे ही वह कमरे में घूमती है, उसे अपने पति का निर्जीव शरीर मिलता है। यह भयावह दृश्य उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। उसे एहसास होता है कि उसके पति को कभी बचाया नहीं गया था।
बल्कि उसे इसी इमारत के अंदर एक खौफनाक मौत का सामना करना पड़ा। ये खोज उसकी आत्मा को पूरी तरह से तोड़ देती है। उसी समय करेन के पास मौजूद वह रहस्यमय शरीर धीरे धीरे उसकी ओर पहुंचता है और उसका हाथ खतरनाक ढंग से करेन के करीब आ जाता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। डॉक्टर कमरे में भागता है और जल्दी से करेन को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। भागते समय करेन डर के मारे रोने लगती है। अपनी सांसें संभालते हुए वह पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसे नहीं पता। करेन को तुरंत डॉक्टर पर संदेह हो जाता है। उसे याद आता है कि गेम होस्ट ने उसे आविष्कारक के घर लौटने के बारे में चेतावनी दी थी और कहा था कि वह अंदर से सभी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। करेन सोचती है कि उस रहस्यमयी आकृति को किसी तरह पता था कि वह कहाँ छिपी है और डॉक्टर उसके पिता को लाए बिना उसे बचाने के लिए अकेले ही कैसे पहुंच गया। इस वजह से वह उस पर शक करने लगती है। डॉक्टर अपना बचाव करते हुए कहता है कि उसने मदद के लिए करेन की चीख सुनी और आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचा। वह इस बात पर जोर देता है कि इमारत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है और चुनौती जल्द ही खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वे सभी आजाद हो जाएंगे। कहीं और मेलानी को एक बार फिर उसी पुराने टेलीफोन की घंटी सुनाई देती है। वह घबराकर रिसीवर उठाती है और उसे यह जानकर गहरा आश्चर्य होता है कि दूसरी ओर से उसे अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। वह बिना सोचे समझे कहती है कि मेरे पति को लाइन पर लाओ। जब वह बोलती है तो वह तुरंत उसे कुछ भयानक घटित होने से पहले चले जाने की चेतावनी देती है। उस पल में मेलानी को अंततः समझ आ जाता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। वही घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं और वह कभी न खत्म होने वाले एक चक्र में फंस गई है। ऐसा महसूस होता है मानो एक ही समय में उसके विभिन्न रूप मौजूद हों, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में टकरा रहे हैं। जिस आवाज को वह पहले किसी और की आवाज मान रही थी, वह वास्तव में उसका अपना भविष्य था, जो पहले ही सब कुछ अनुभव कर चुका था और परिणाम को बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो भविष्य उसने कभी सुना था वह उसकी वर्तमान सच्चाई बन गया है। उसे एहसास होता है कि वह इस पाश से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। जैसे ही वह इस खौफनाक सच को समझने की कोशिश करती है, उसे आसपास एक और उपस्थिति का एहसास होने लगता है। दीवारों से अजीब आवाजें गूंजती हैं और डर उस पर हावी हो जाता है। भागने के लिए वह कमरे में खड़ी एक लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ जाती है, लेकिन आधे रास्ते में सीढ़ी का एक हिस्सा अचानक टूट जाता है। मेलानी अपना संतुलन खो देती है और सीधे नीचे एक मेज पर गिर पड़ती है। यह दुर्घटना उसके लिए जानलेवा साबित होती है और इस तरह उसकी कहानी का दुखद अंत हो जाता है। इस बीच करेन और डॉक्टर बाहर निकलने का रास्ता खोजना जारी रखते हैं। कमरे की जांच करते समय करेन को एक मेज पर बिखरे हुए कई पुराने कागज मिलते हैं। उनमें से एक नोट पर एक बहुत ही परेशान करने वाला संदेश लिखा होता है, जिसमें कहा गया है कि वस्तु पेट के अंदर है। उन्हें एहसास होता है कि यह सुराग बता रहा है कि जिस चाबी की उन्हें जरूरत है वह किसी शरीर के अंदर छिपी हुई है। आगे की खोज करने पर डॉक्टर को ताले से सुरक्षित एक छोटी सुरंग का पता चलता है, जिसे खोलने के लिए उन्हें अब भी एक चाबी की जरूरत है। कमरे में इधर उधर देखने पर डॉक्टर का ध्यान एक पुराने शौचालय पर पड़ता है और उसे संदेह होता है कि गायब हुई चाबी वहां छिपी हो सकती है। अनिच्छा से वह अपना साहस जुटाता है और अपना हाथ अंदर डालता है। एक क्षण बाद उसका हाथ किसी अप्रत्याशित चीज को छूता है, जो बिल्कुल एक मानव हाथ की तरह महसूस होती है। चौंका और भयभीत होकर वह तुरंत अपना हाथ पीछे खींचता है और लड़खड़ाते हुए वहां से दूर हट जाता है। अब करेन आगे बढ़ती है। हिम्मत जुटाकर वह अपना हाथ अंदर डालती है और एक कटा हुआ हाथ बाहर निकाल लेती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वह हाथ नकली है। निश्चिंत होकर वह फिर से अंदर हाथ डालती है और इस बार उसे वहां एक चाबी मिल जाती है। बिना एक पल भी बर्बाद किए वह उस छोटी सुरंग का ताला खोलती है और वह दोनों तुरंत इस उम्मीद में अंदर रेंगने लगते हैं कि यह रास्ता अंततः उन्हें इस दुस्वप्न से बाहर ले जाएगा। करेन आगे बढ़ती है जबकि डॉक्टर उसके पीछे चलता है। अचानक अंधेरे से एक आकृति निकलती है और पीछे से डॉक्टर पर हमला कर देती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे दूर अंधेरे में खींच लिया जाता है। कुछ ही सेकंड में उसकी दर्दनाक चीखें उस सुरंग में गूंजने लगती हैं, जो यह बताती हैं कि उसे एक बहुत ही भयानक मौत का सामना करना पड़ा है। इस बीच करेन डरते हुए आगे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे घटनाएं सामने आती हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थान पर समय सामान्य रूप से काम नहीं करता। कई अजीब घटनाएं दोहराए जाने वाले चक्रों से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, जहां अतीत और भविष्य एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं। जल्द ही करेन को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पुकार रहे हैं। आवाज का पीछा करते हुए वह आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और कुछ ही देर बाद पिता और बेटी फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। बाहर आकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि बाहर सब कुछ पूरी तरह से सामान्य दिखाई देता है। ऐसा लगता है
जैसे कभी कुछ भी अजीब हुआ ही नहीं था। शहर शांत दिखता है और होटल बिल्कुल वैसा ही खड़ा है जैसा पहले था। उत्साहित होकर करेन अपनी कार की ओर इशारा करती है और कहती है कि पिताजी, हमारी कार ठीक हो गई है। वे तेजी से कार के पास पहुंचते हैं और करेन के पिता दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उनके होश उड़ा देती है। कार का दरवाजा कई असामान्य और बहुत ही जटिल तालों से ढका हुआ है। ये कोई सामान्य ताले नहीं हैं, बल्कि बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले ताले हैं। उस क्षण उन्हें एक बहुत ही भयावह सच्चाई का एहसास होता है। उनका दुःस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही वे उस रहस्यमय घर से भाग निकले हों, लेकिन वे अभी भी एक बहुत बड़े और खौफनाक खेल में फंसे हुए हैं। इस शहर को छोड़ने के लिए उन्हें अभी और भी अधिक पहेलियां हल करनी होंगी। सच्चाई तो ये है कि शायद वहां से वास्तव में कोई बच ही नहीं सकता। उनके सामने यह खौफनाक संभावना खड़ी हो जाती है कि वे भी उन लोगों की तरह एक अंतहीन चक्र में हमेशा के लिए फंस गए हैं जो उनसे पहले वहां आए थे। नो एस्केप रूम नाम के पीछे यही असली कारण है। एक बार जब कोई इस खेल का हिस्सा बन जाता है तो वहां से बचना पूरी तरह असंभव हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह सब उस रहस्यमय आविष्कारक द्वारा बनाए गए एक बहुत ही भयानक प्रयोग का हिस्सा है, जिसने एक साधारण पहेली के खेल को एक जानलेवा जाल में बदल दिया है। कहानी के खौफनाक रहस्य के अनुसार जो लोग वहां मारे गए वे वास्तव में कभी वहां से नहीं जाते, बल्कि उनकी आत्माएं उसी घर से जुड़ी रहती हैं और हमेशा नए शिकार का इंतजार करती हैं। और हर नए इंसान के आने के साथ यह भयानक खेल और भी बड़ा होता जाता है।